अच्छा जी, आज हमने शुरू करनी है गैस लेज़र्स। आपने पहले अभी तक जो है वो सॉलिड स्टेट लेज़र्स और सेमीकंडक्टर लेज़र्स उनको स्टडी किया, यानी कि जिनके अंदर सॉलिड मटेरियल आ रहे थे एज एन एक्टिव मीडियम उनको। अब गैस, अगर हम गैस को एज एक्टिव मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करें तो सॉलिड स्टेट लेज़र के अंदर हमने देखा कि अगर एटम जो है उसको डोप करें इनटू द लेटेस्ट फील्ड तो हमारे पास सॉलिड स्टेट लेज़र जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमें ब्रॉड पंपिंग बैंड और लेज़र ऑसिलेशन जो हैं वो मिलती हैं। लिहाजा जो सॉलिड स्टेट लेज़र्स होती हैं इनमें ब्रॉड पंपिंग सोर्स जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ एटम्स इन पंपिंग लेवल्स के अंदर। ठीक है, तो लेकिन जो गैसेज हैं इनकी जो सराउंडिंग होती है वो अनएबल होती है टू परटर्ब द गैसियस एटम्स, दस एनर्जी लेवल्स ऑफ दीज एटम इज़ एक्सट्रीमली नैरो। उनके ब्रॉड एंड होते हैं, इनके नैरो होते हैं। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड in detail we discussed in solid state laser। हमने ये सॉलिड स्टेट लेज़र में डिस्कस किया है कि दैट इफ एन एटम, अगर एक एटम जो है इज डोप्ड, अगर उसको डोप कर दिया जाए इनटू इट्स लेटेस्ट फील्ड, उसके लेटेस्ट फील्ड के अंदर, इट रिजल्ट्स इन ए ब्रॉड पंपिंग बैंड। इट रिजल्ट्स इन ए ब्रॉड पंपिंग बैंड। तो इसके नतीजे में आपको ब्रॉड पंपिंग बैंड जो मिलता है फॉर लेज़र ऑसिलेशन के लिए। तो लिहाजा जो सॉलिड स्टेट लेज़र हैं देयरफॉर इन सॉलिड स्टेट लेज़र, जो आपके पास सॉलिड स्टेट लेज़र है ए ब्रॉड पंपिंग सोर्स इज यूटिलाइज्ड। एक ब्रॉड पंपिंग सोर्स जो है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर दी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स इन पंपिंग लेवल्स। ब्रॉड पंपिंग यानी कि ज़्यादा एनर्जेटिक किस्म की पंपिंग जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। तो इन केस ऑफ गैस लेज़र या इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में हाउएवर द सराउंडिंग इज अनएबल, सराउंडिंग जो है वो अनएबल है टू परटर्ब या डोप द गैसियस एटम। सॉलिड में तो होता है ना वो डोप्ड हो जाता है, ये परटर्ब नहीं होता। एटम्स thus
energy levels of these atoms are very narrow। ठीक है जी, वो बहुत नैरो होते हैं क्योंकि सराउंडिंग का तो कोई फैक्ट आ ही नहीं। लिहाजा ओनली ए शार्प एमिशन लाइन कोइंसाइडिंग विद द एमिशन लाइन ऑफ एक्टिव सेंटर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्साइड द एटम्स। तो एक शार्प एमिशन लाइन ही आपके लिए काफ़ी होती है कि वो एटम्स जो हैं उनको एक्साइड कर दें। लिहाजा ऑप्टिकल पंपिंग को यूज़ करने की बजाय एटम्स जो हैं उनको मूव किया जाता है पंपिंग लेवल पर तक बाय इलेक्ट्रिकल पंपिंग मेथड। यानी कि इसमें जो मेथड पंपिंग का यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग मेथड जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इन गैस लेजर्स इलेक्ट्रिकल पंपिंग method is used। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल ही होता है, कुछ ऐसी गैस लेजर्स हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिकल के अलावा दूसरे सोर्सेज भी यूज़ किए जाते हैं। तो गैस लेज़र जो होती है ये मे बी सिमेट्रिकली स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ एटॉमिक आयनिक मॉलिक्यूलर गैस लेजर्स। मतलब इसमें एटॉमिक भी आ जाती हैं, आयनिक भी आ जाती हैं और मॉलिक्यूलर गैस लेजर्स भी आ जाती हैं। और ये डिपेंड करती हैं उन स्पीशीज़ के ऊपर जो डोप्ड होती हैं इन गैसियस एटम्स। यानी कि गैसियस एटम्स के अंदर जो स्पीशीज़ को डोप किया जाता है। अब ज़ाहिर बात है कि आप चाहे गैस लेज़र है चाहे सॉलिड स्टेट लेज़र है, हमें वहाँ पर एक्टिव मीडियम तो चाहिए होता है और एक्टिव मीडियम करने के लिए हमें कहीं से एक्सटर्नल सोर्स भी चाहिए होती है। और एक्टिव मीडियम के अंदर हमें डोपिंग इसलिए करनी पड़ती है कि वो ज़्यादा फोटॉन एमिट करे, वो ऐसा मटेरियल बन जाए कि उसमें ज़्यादा लेज़र ऑसिलेशन हो सकें और ज़्यादा फोटॉन जो हैं वो एमिट। मेन पर्पज़ यही होता है, चाहे सॉलिड स्टेट लेज़र हो चाहे गैसियस लेज़र हो। पंपिंग के मैकेनिज़्म मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन रूल जो है वो एक ही इनके ऊपर अप्लाई। हाँ, जो आपके पास हैं सॉलिड स्टेट लेज़र उनके लिए जो पंपिंग थ्रेशोल्ड होता है वो ज़्यादा होता है। गैस लेज़र का पंपिंग थ्रेशोल्ड जो होता है वो सॉलिड स्टेट लेज़र से कम होता है, इसलिए गैस के नैरो होते हैं लेवल्स जो हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो गैस लेज़र्स हैं, gas lasers can be atomic, ionic, or molecular gas lasers depending upon the प्रॉपर्टीज़। और ये डिपेंड करता है जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास ऑफ एक्टिव species doped in host gaseous atoms। अब होस्ट कौन से होंगे? जो एक्टिव मटेरियल के एटम्स होंगे, यानी कि जो एक्टिव गैस होगी उसके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? वो होस्ट एटम्स होंगे। ठीक है, अब इसमें पहले नंबर पर हम जो लेज़र स्टडी करेंगे बड़ी फेमस है, वह हीलियम नियॉन लेज़र। सेकंड ईयर में भी आप पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है कि मॉडर्न फिज़िक्स के कोर्स में भी शायद होती है हीलियम नियॉन लेज़र।
अच्छा, हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये फर्स्ट लेज़र है जो ऑपरेट की गई सक्सेसफुली। इसको इन्वेंट किया विलियम बर्नेट ने और डोनाल्ड हेरेट ने 1960 के अंदर। तो जो हमारे पास चीफ कंटिन्यूस वेव एमिशन ऑफ लेज़र है 1.15 माइक्रोवेव लेंथ लाइन का, वो इसमें हमें हासिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गैस लेज़र इन्वेंट की गई वो कौन सी थी? हीलियम नियॉन गैस लेज़र। और इसको इन्वेंट किया गया कब? 1960 में। 1960 में इसको इन्वेंट किया किसने? विलियम बर्नेट, विलियम बेनेट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। नहीं सर, पढ़ा रहे हैं वाली। नहीं, मेरी तो नहीं है। हाँ मेरी नहीं, मेरी ड्यूटी 10 ते 11 में, मेरा 10 ते 11 होएगा ना मेरा जड़ा पेपर, तो उस दिन मैं शाह होने क्या मेरी ड्यूटी ला दी। हाँ हूँ तो मेरी तुहानू पता ना मेरिया 3 क्लासा होंदियां ने, इस वास्ते वो मेरी ड्यूटी नहीं लाते मेरी जी। हाँ जी, बिल्कुल किया गया। हाँ वो कंस्ट्रक्ट करना पैंदा तुहानू फार्मूला, बिल्कुल वो ट्रायल फंक्शन होंदा है। हाँ स्टैंडर्ड इंटीग्रल। हाँ वो जो फार्मूला वो खुलता होएगा ना डबल फैक्टोरियल तक, तां लाया है डबल फैक्टोरियल। तुसी उन्होंने छड्डो परा, तुसी उन्होंने डबल फैक्टोरियल ओपन ना करो। तुसी वेखो तुहाडा एन कित्थे तक जा रहा है। तुसी अपने एन दी वैल्यू वेखो, उस डबल फैक्टोरियल तुसी छड्ड दिओ है। तुसी वेखो तुहाडा एन जिहड़ा वो डबल फैक्टोरियल उहदे अंदर ही जम हो जाएगा। वो एन दी वैल्यू तो अगर एन दी वैल्यू लार्ज होएगी फिर डबल फैक्टोरियल आएगा, अगर एन दी वैल्यू स्मॉल होएगी तो फिर सिंगल फैक्टोरियल विच ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी जी, वो तुसी उन्होंने सिंगल फैक्टोरियल तक ही करो सॉल्व। जी सर, जी सर, ओके जी वेलकम सर। अच्छा, विलियम बर्नेट और डोनाल्ड हैरेट, इन्होंने इसको 1960 में अचीव किया था। इसको ये कंटिन्यूस वेव एमिशन लेज़र है। इट इज़ ए कंटिन्यूस वेव एमिशन लेज़र, ठीक है। और इस लेज़र की जो वेव लेंथ है वो आपके पास 1.15 माइक्रोमीटर। तो ये लेज़र जो है ये नॉर्मली ऑपरेट करती है फेमिलियर टू रेड बीम, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं और ये अलो करती हैं लेज़र को टू ऑपरेट विथ सूटेबल ऑप्टिक्स एट वेव लेंथ इन इंफ्रारेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, ये मल्टीपल ट्रांजिशंस की वजह से मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर इसकी लाइट जो है वो एमिट होती है। ठीक है, तो द लेज़र
normally operates with the familiar red beam with multiple transitions are possible। और इसके साथ मल्टीपल ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं, अलाउइंग लेज़र टू ऑपरेट इन इसको ऑपरेट करने के लिए इन इंफ्रारेड ऑरेंज येलो एंड ग्रीन, और ग्रीन के अंदर तो पावर आउटपुट जो है कमर्शली जो हीलियम नियॉन लेज़र के लिए होती है वो रेंज करती है पावर आउटपुट फॉर हीलियम नियॉन लेज़र रेंजेस फ्रॉम 1 milliwatt to 100 milliwatt। अब ये लेज़र जो है इनके पास जो है वो एक्सीलेंट स्पेक्ट्रल और कोहेरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिहाजा ये पॉपुलर चॉइस है इन होलोग्राफी। होलोग्राम नहीं जो बनाते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन होलोग्राफी, ये वाइडली यूज़ होती है होलोग्राफी के अंदर। और ये कोहेरेंट प्रॉपर्टीज़ यानी बड़ी कोहेरेंस होती है, ज़्यादा इसके अंदर से जो फोटॉन निकल रहे होते हैं वो इन फेज़ होते हैं, जितने ज़्यादा वो इन फेज़ होंगे उतने ज़्यादा वो कोहेरेंट होंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसका आ जाए स्ट्रक्चर बनती कैसे है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो किस तरह का होता है, तो वो ज़रा हम देखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले मुझे एक चाहिए एवैक्यूएटेड ट्यूब, ठीक है जी। ये मेरे पास एक एवैक्यूएटेड ट्यूब है। ठीक है जी, ये एक एवैक्यूएटेड मेरे पास ट्यूब है। अब यहाँ पर इसके साथ एक ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक इसके साथ ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इनके साथ आगे ये कनेक्शन बने हुए हैं इन इलेक्ट्रोड्स के। ये तो इधर से
ये जो है इस तरफ जाता है और ऐसे आता है इधर। इसी तरह जो है हमारे पास ये दूसरा भी यहाँ पर ये बना हुआ। अच्छा, इधर एक पावर सप्लाई आपने लगाई हुई है डीसी, यानी कि वोल्टेज वी यहाँ से दे रहे हैं। ये वाला जो है ये कैथोड है, ठीक है। ये पूरी क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ये सारा क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर अब यहाँ पर इस जगह पे ये हीलियम नियॉन का मिक्सचर है, हीलियम नियॉन मिक्सचर। ये इधर ये वाला जो है ये आउटपुट कपलर है, ठीक है। ये हाई रिफ्लेक्टिव है, रेजोनेटर एक पार्शली है और एक हाई रिफ्लेक्टिव है। और यहाँ से ये आपके पास निकलेगी लेज़र आउटपुट। ये पिक्चर है ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये कंसिस्ट कर रही है एक लॉन्ग और नैरो डिस्चार्ज ट्यूब पे, लॉन्ग एंड नैरो डिस्चार्ज ट्यूब पहले नंबर पे, ठीक है। एक लंबी डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जो एयर अवैक्यूएटेड होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर एयर टाइट किया होता है, जिसको आपने लॉन्ग और नैरो डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर अबाउट 1 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की। वन सेंटीमीटर इसका डायामीटर है और 80 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। लेंथ इसकी 80 सेंटीमीटर है, डाया इसका 1 सेंटीमीटर है। ये ट्यूब जो है वो फील्ड है नंबर 2 पे। हीलियम इसके अंदर यूज़ किया गया है 85% और नियॉन इसमें यूज़ किया गया है 15%। एट 1 टार, 1 टार प्रेशर और 0.1 टार प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तीसरे नंबर पर हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो यूज़ करती है मिक्सचर ऑफ वेरी प्योर हीलियम एंड नियॉन गैसेस इन अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ 10:1, ठीक है। हीलियम नियॉन मिक्सचर ऑफ रेशो 10 और 1 की। हीलियम 10
नियॉन 1। अब ये जो हीलियम नियॉन गैस है, इसका ये जो मिक्सचर है ये फॉर्म करता है एक लेजिंग मीडियम, और ये इनक्लोज्ड है बिटवीन ए मिरर्स जो कि फॉर्म कर रहे हैं रेजोनेंट कैविटी। ये मिरर्स है ना ये वाले, तो ये मिरर्स क्या कर रहे हैं, ये रेजोनेंट कैविटी बना रहे हैं। तो ऑन वन ऑफ द मिरर्स कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग एंड द अदर मिरर इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड, सो द कपल आउट ऑफ द लेज़र बीम। अब वो पार्शली से बाहर आएगी जो आपकी लेज़र बीम है। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये टर्मिनेटेड होती है बाय एंड विंडोज टाइटल्ड एट ब्रिविस्टल एंगल टू मेक आउट द आउटपुट लाइट पोलराइज्ड। अब इसको जो चौथे पॉइंट के ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसको टर्मिनेट किया जाता है। द डिस्चार्ज ट्यूब इज टर्मिनेटेड। डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसको टर्मिनेटेड किया जाता है बाय एंड विंडो। एंड विंडो से टाइटल्ड एट ब्रिविस्टर एंगल। ये ब्रिविस्टर एंगल किसके लिए इस्तेमाल होता है, वेव को पोलराइज करने के लिए। ये पढ़ा हुआ आपने पहले। ठीक है जी, ब्रिविस्टर एंगल के ऊपर उसको करते हैं टू मेक आउटपुट लाइट पोलराइज। आउटपुट लाइट को पोलराइज करने के लिए। हाउएवर जो सिंपल नियॉन लेज़र्स हैं इनके अंदर हम यूज़ करते हैं अलाइनमेंट एड्स, जिनके अंदर फिर हमें ब्रिविस्टर एंगल विंडोज़ की ज़रूरत नहीं होती, पर उस केस में फिर हमारे पास अनपोलराइज्ड आउटपुट्स आती हैं। तो इसीलिए हमने ब्रिविस्टर एंगल को करने के लिए हमें विंडोज़ जो हैं उनको टाइटल्ड करना पड़ता है ब्रिविस्टर एंगल के ऊपर। ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रिकल पंपिंग है वो इसमें यूज़ होती है, और इलेक्ट्रिकल पंपिंग के ज़रिए एटम्स को क्या किया जाता है, एक्साइट किया जाता है। ठीक है। पांचवा, द इलेक्ट्रिकल पंपिंग इज यूज्ड टू एक्साइट एटम्स। इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज़ की जाती है एटम्स को एक्साइट करने के लिए, और उससे फिर लेज़र ऑसिलेशन स्टार्ट होती है। किसी भी अदर ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की तरह हीलियम नियॉन जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये एग्जिबिट करते हैं फीचर नोन एज नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है। नेगेटिव रेजिस्ट का मतलब होता है कि दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और अगर हम कॉमन रेजिस्टर लें और ओहम्स लॉ को अप्लाई करें, यानी कि इसका छठा पॉइंट, अगर V इज इक्वल टू आई आर है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यहाँ पर V जो है वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन वोल्ट्स, तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस जो है ये एम्पेयर्स में होती है और R रेजिस्टेंस ओहम्स में होती है। जब करंट जो है वो रेजिस्टर में से इंक्रीज होती है तो वोल्टेज जो है अक्रॉस द डिवाइस वो भी इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस को। अगर रेजिस्टेंस फिक्स है तो ये इंक्रीज होगा। तो जो गैस डिस्चार्ज होता है अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब जो है वो डिक्रीजेज होती है एज करंट इज इंक्रीज। यानी कि जूँ करंट बढ़ेगी, ज़ाहिर बात करंट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी तो हम कहेंगे कि जो वोल्टेज है क्रॉस ट्यूब वो डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों डिक्रीज़ कर रहा है? एज द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है तो फिर वोल्टेज भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब जो हमारे पास ट्यूब है इसको डायरेक्टली हमने कनेक्ट किया था पावर सप्लाई के साथ, जो कि कंज्यूम करती है करंट टू पॉइंट वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब डिक्रीजेस।
ये लगी हुई है ना रेजिस्टेंस इसकी ट्यूब की। अब जूँ जूँ रेजिस्टेंस ट्यूब की डिक्रीज़ हो रही है उसका मतलब है कि ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है। जब ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा करंट के फ्लो करने से लेज़र ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इतनी ज़्यादा भी करंट नहीं फ्लो करवा देनी उसके अंदर के वो ट्यूब ही फट जाए, यानी कि वो इतनी हीट अप हो जाए कि बर्न हो के वो कैटास्ट्रोफिक हो जाए। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है तबाह हो जाना, वो कैटास्ट्रोफिकली वो तबाही ना हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें फिर एक पॉजिटिव रेजिस्टेंस जिसको ब्लास्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, पॉजिटिव रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आपको सर्किट में ऐड करनी पड़ती है इन सीरीज विद ट्यूब। एक और क्योंकि यही ना पॉजिटिव के वो फट ही ना जाए, तो ये लिमिट करती है जो करंट होती है थ्रू द ट्यूब टू ए ऑप्टिमल वैल्यू, एक ख़ास वैल्यू तक, एंड स्टेबलाइज द डिस्चार्ज। तो जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है ब्लास्ट रेजिस्टेंस की, इसको डिटरमिन किया जाता है बाय वोल्टेज टू करंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूब डिटर्मिनिंग द स्लोप ऑफ द कर्व एट डिजायर्ड ऑपरेटिंग करंट। वो जैसे स्लोप नहीं फाइंड करते सेमीकंडक्टर डायोड में, या आप सादा VI का ओहम लॉ वाला ग्राफ बना लें, वहाँ से स्लोप निकाल लें, स्लोप निकालेंगे तो रेजिस्टेंस निकल आएगी। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी पॉजिटिव रेजिस्टेंस जो है वो आपने इसके अंदर यूज़ करनी है। जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है बीइंग राइज, वो वोल्टेज होगा ओवर रन करंट, और जो नीचे एक्स एक्सेस की होगी वो करंट होगी। तो अगर ऑप्टिमल ऑपरेटिंग करंट जो है वो आपको पता है तो ब्लास्ट रेजिस्टेंस जो है मे बी फाउंड बाय मेजरिंग द ट्यूब वोल्टेज एट दैट करंट, यानी कि जिस करंट के ऊपर वो ट्यूब ऑपरेट कर रही है अगर आपको उसका पता है तो फिर आप ब्लास्ट रेजिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू I R है। तो R क्या होगा, V ओवर I। V और I की वैल्यू रखें तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये इसकी थी कंस्ट्रक्शन। अब आगे जो है वो हमने जो है वो इसका पढ़ना है वर्किंग। ठीक है, तो वो अभी मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, फिर नेक्स्ट के अंदर आपको उसकी वर्किंग और एप्लीकेशन जो है वो पढ़ाऊँगा।